Hi student, welcome back. In the last lecture we discussed about the bryophytes reproductive system. हमने लास्ट क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था और अब इस प्रोसेस को कैसे परफॉर्म किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. लुक, ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबिया भी कहते हैं प्लांट किंगडम का, और इसमें जो भी प्लांट्स या प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर या तो मॉइस्ट कंडीशन में रहते हैं या फिर वाटरी कंडीशन में जहाँ पर वाटर गुड अमाउंट में पाया जाता है. दैट इज़ वाई द वाटर कैन प्ले एन एसेंशियल रोल इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. मैंने आपको बताया था कि जो मेल पार्ट है उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं. तो आर्किगोनिया क्या करता है? दे सिक्रीट म्यूसिलेज एंड पोटेशियम साल्ट, प्रोटीन एंड सुक्रोज, राइट. और इसका मकसद क्या होता है? दे अट्रैक्ट एंथ्रोजॉइड्स विच इज़ फाउंड इन द वाटर. तो वाटर में जो सिक्रीटेड है एंथ्रोजॉइड्स, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए, इनको अट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोटीन, पोटेशियम और सुक्रोज रिच म्यूसिलेज का सिक्रीशन करते हैं और इसके बिहाफ पर एंथ्रोजॉइड्स अट्रैक्ट होकर चले आते हैं. और वाटर इज़ द एसेंशियल पार्ट फॉर द फर्टिलाइजेशन इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, राइट. तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. First point is that water is necessary for the fertilization process. Water is necessary for the fertilization. Next point, the female organ which is known as archegonium secrete mucilage, and this mucilage is rich, good quantity में क्या पाए जाते हैं? They have potassium salt, plus they have good amount of proteins and sucrose. और इसी मीडियम की वजह से it helps to attract एंथीरोजॉइड्स. राइट, ये एंथीरोजॉइड्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं और जब एक बार अट्रैक्शन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी परफॉर्म हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड इट टेक्स प्लेस बाय द जूडायोगेमी प्रोसेस, राइट. डायप्लॉइड जाइगोट फॉर्म्स इन द वेंटर बाय द फ्यूजन ऑफ वन एंथ्रोजॉइड्स विथ एग सेल. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इंटरनल पाई जाती है. नेक्स्ट प्रोसेस लिखते हैं. Water is necessary. Next point, the fertilization is internal. Fertilization process is internal. काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इनसाइड द बॉडी पाया जाता है और किस प्रोसेस के थ्रू?
इस प्रोसेस को हम कहते हैं ज़ूडियोगैमी प्रोसेस बाई ज़ूडियोगैमी, राइट। और ज़ूडियोगैमी प्रोसेस के बाद डायप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जो फ्यूज़न की प्रोसेस होती है इनसाइड द वेंटर पार्ट होती है, राइट। तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनसाइड द वेंटर which is a female reproductive part. Next point, after fertilization zygote immediately divides and form multicellular embryos. So after the fertilization zygote is converted into the multicellular embryo. ठीक है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज एक्सोस्कोपिक, राइट। द एपेक्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम आउटर सेल। जो एम्ब्रियो का ऊपर वाला हिस्सा है, एपेक्स वाला रीजन है, ये कहाँ से डेवलप होता है? ये आउटर सेल से ही डेवलप हो जाता है, राइट। तो लिख लीजिए, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो is exoscopic. Exoscopic. ब्रैकेट में लिख लीजिए, डेवलप फ्रॉम आउटर सेल। आउटर सेल, राइट। नेक्स्ट, the embryo gave rise to the multicellular sporogonium और एम्ब्रियो आगे चलकर मल्टीसेलर स्पोरोगोनियम को डेवलप करता है और इसी को हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं। एंड द लेटर डिफरेंशिएटेड इनटू आइदर फूट, सीटा और कैप्सूल। समटाइम्स आइदर इट इज कैप्सूल और फूट। द स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली और पार्शियली पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद ही स्पोरोफाइट कंडीशन आती है और स्पोरोफाइट जो कंडीशन है वो पार्शियली या फिर कंप्लीटली गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होती है, इसीलिए हम पैरासाइट भी कहते हैं। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, embryo after the development it develop multicellular, give rise multicellular sporogonium, राइट। और ये स्पोरोगोनियम धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है या मैच्योर होकर डेवलप हो जाता है किसमें? स्पोरोफाइट्स में, राइट। कन्वर्टेड इनटू द स्पोरोफाइट। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है? एंड द स्पोरोफाइट डेवलप्स आइदर इनटू कैप्सूल और फूट और सीटा। लिख लीजिए, स्पोरोफाइट differentiated differentiated into either foot
और सीटा और कैप्सूल। ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किसमें, या तो फूट में या तो सीटा में और कैप्सूल में। तो इट डिपेंड्स, और सूनर और लेटर इट डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसको हम फूट, सीटा और कैप्सूल कहते हैं। बट व्हेन इट ग्रोन अप, है ना, पूरी तरह से जब डेवलप हो जाते हैं तो तीनों ही पार्ट हमें क्लियर या डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली और पार्शियली पैरासाइट्स ऑन गैमेटोफाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लिख लीजिए। द स्पोरोफाइट फाइट पार्शियली और कंप्लीटली, 2 केस हो सकते हैं। कंप्लीटली रिक्सिया के केस में होगा, कंप्लीटली पैरासाइट ये एग्जाम्पल है रिकिया का। रिकिया में कंप्लीटली पैरासिटिक रोल प्ले करते हैं और पार्शियली करते हैं, पार्शियल पैरासाइट in the case of funaria. Example, funaria. Clear? This is the condition. Next point. The spore mother cells or sporocytes of capsule of sporophyte undergo further sporic meiosis. जो इसका स्पोरिक पार्ट होता है, स्पोरोफोरिक पार्ट या स्पोर मदर सेल जिसे कहते हैं, ये फर्दर मियोटिक डिवीज़न करने के बाद ढेर सारे छोटे छोटे मियोस्पोर को डेवलप करता है। और ये सारे स्पोर्स कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए इसको हम होमोस्पोरस भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, द स्पोर मदर सेल या फिर इसको हम स्पोरोसाइट्स भी कहते हैं, साइट अंडरगोज मियोसिस डिवीजन। यहाँ पर मियोसिस डिवीजन पाई जाती है जिसको हम स्पोरिक मियोसिस कहते हैं, स्पोरिक मियोसिस। और इस स्पोरिक मियोसिस की वजह से बहुत सारे स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं और इनको हम मियोस्पोर्स कहते हैं। और ये सभी मियोस्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस डिवीजन पाया जा रहा है, इसलिए जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधे रह जाते हैं। तो मियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, which is found in N condition or haploid, because these miospores are similar, इसलिए हम इसको होमोस्पोर्स भी कहते हैं, राइट। तो ये देखिए स्पोर मदर सेल से किस तरह से होमोस्पोर्स या मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं, राइट। नेक्स्ट, ऑन द जर्मिनेशन स्पोर्स फॉर्म न्यू गैमेटोफाइट। जैसे ही ये बाहर स्प्रेड आउट हो जाते हैं और जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं, तो जर्मिनेशन के बाद हर स्पोर एक नया गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करता है। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑन जर्मिनेशन every spore
develop into new gametophyte plant. Gametophyte plant, राइट। और ये प्लांट क्या करता है, ये या तो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है या फिर इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ लीवरवॉर्ट, लीवरवॉर्ट के केस में क्या होता है, दे डेवलप डायरेक्टली एग्जाम्पल liverwort and hornwort। ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है, ये जुवेनाइल फॉर्म यानी फिलामेंटस फॉर्म या प्रोटीनिमा स्टेज से होकर गुजरते हैं, जिसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो यहाँ से जो नया मॉस या नया प्लांट डेवलप होता है उसको कहते हैं इंटरेक्ट। ठीक है, तो लिखिए, बाय जुवेनाइल स्टेज और प्रोटोनिमा कंडीशन, प्रोटोनिमा स्टेज, इट इज फाउंड इन मॉसेस, राइट। तो इस तरह से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द जुवेनाइल फिलामेंटस प्रोटोनिमा स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ साइकिल इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज हेट्रोमॉर्फिक। यहाँ पर जो लाइफ साइकिल पाई जाती है वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक पाई जाती है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हेट्रोमॉर्फिक होता है, यानी जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट से बिल्कुल अलग पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोरोफाइट। क्लासिफिकेशन of sporophyte, sorry, bryophyte। ब्रायोफाइट। हम ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स में ब्रायोफाइट को 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है हिपैटिकोसिडा, फर्स्ट आता है हिपैटिकोसिडा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जितने भी लीवरवॉर्ट पाए जाते हैं, एग्जाम्पल लीवरवॉर्ट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हिपैटिकोसिडा दिया गया है, ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है, हिपैटिक या लीवर से। तो यहाँ पर जो भी ब्रायोफाइटा डेवलप होते हैं वो हमारे हिपॉज यानी हिपैटिक या फिर लीवर से रिलेटेड है। उनका स्ट्रक्चर और उनका जो शेप एंड साइज़ है वो कुछ हिपैटिक से मिलता जुलता है, इसलिए इसको हम लीवरवॉर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एंथोसिरोप्टोसिडा। एंथोसिरोप्टोसिडा, राइट। इनको हम हॉर्नवॉर्ट कहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर हॉर्न जैसे दिखाई पड़ता है, हॉर्नवॉर्ट। नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट आता है ब्रायोप्सिडा।
इसमें एक्सक्लूसिवली मॉसेस पाए जाते हैं, राइट। तो इन दिस वे वी कैन क्लासिफाइड द क्लास Bryophyta, phylum Bryophyta into the following: Hepaticopsida, Anthoceratopsida, Bryopsida, right? Example: liver, horn and mosses. Now this is all about the classification. Now heading डालते हैं economic importance. What is the role of bryophytes in our economy? क्या फ़ायदे हैं, क्या लॉसेस हैं? फर्स्ट, द मॉसेस ग्रो इन टफ्ट. जब मॉसेस कभी ग्रो करते हैं तो ये ग्रुप में ग्रो करते हैं, जिसको हम टफ्ट फॉर्म में कहते हैं. एंड दे ग्रो ओवर द सॉइल सरफेस दैट बाइंड सॉइल पार्टिकल्स, दस दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि जो मॉसेस हैं ये सॉइल एरोजन को रोकते हैं. चेक द या प्रिवेंट द सॉइल एरोजन. प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी को बहने से रोकना. बिकॉज दे आर फाउंड इन ग्रुप्स, टफ्ट में पाए जाते हैं और सरफेस पर फैल जाते हैं. और जब ये फैल जाते हैं चारों तरफ से तो सॉइल पार्टिकल्स को भी बाइंड करके रखते हैं. और इसका नतीजा क्या होता है कि पानी के साथ जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं आसानी से फ्लो नहीं होते, यानी सॉइल का एरोजन नहीं हो पाता. नेक्स्ट पॉइंट, बोथ मॉसेस एंड लाइकेन्स प्रोड्यूस सॉइल कवर ओवर द बैरन रॉक ड्यूरिंग सक्सेशन. सक्सेशन पीरियड क्या है वो आपको नेक्स्ट या अपकमिंग चैप्टर्स में आएगा. सक्सेशन का मतलब है कि किस तरह से धीरे धीरे प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ. तो स्टार्टिंग में ये सभी सॉइल में ही नहीं डेवलप हुए, इनका डेवलपमेंट हुआ रॉकी एरिया में, रॉक्स के ऊपर जो खाली या बैरन रॉक्स होती हैं. और ये आसानी से उस पर ग्रो करते रहे और धीरे धीरे जो रॉक है उससे न्यूट्रिशन भी लेते रहे और उसको इरोज भी करते रहे. और धीरे धीरे इन्हीं रॉक से आगे चलकर सॉइल का फॉर्मेशन भी हुआ. तो बोथ मॉसेस एंड लाइकेन प्रोड्यूस सॉइल कवर ओवर द बैरन रॉक्स. लिख लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट, मॉसेस एंड लाइकेन ये क्या करते हैं कि कवरिंग पूरी तरह से कवर कर देते हैं. प्रोड्यूस सॉइल cover over the barren rock. Right? Next point, peat एक तरह का मॉस है. Sphagnum grow in acidic bogs where it helps in the formation of peat, which is known as peat mosses. स्फैग्नम कहाँ पर ग्रो करता है? एसिडिक एरिया में, और इसकी वजह से पीट मॉस का डेवलपमेंट होता है. और पीट मॉस को हम यूटिलाइज करते हैं एज अ फ्यूल, वेल इन द मेकिंग ऑफ एल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, टार, टैनिंग मटीरियल एंड पैराफिन वैक्स, डाइज एट्सेट्रा. तो सबसे पहले पॉइंट, स्फैग्नम ये कहाँ पर ग्रो करता है? एसिडिक मीडियम में. नेक्स्ट थर्ड, स्फैग्नम इट ग्रोज ऑन एसिडिक बॉक्स जहाँ पर एसिडिटी ज़्यादा पाई जाती है. और ये जब ग्रो हो जाते हैं तो एक माहौल बनाते हैं, एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या डेवलप होते हैं?
पीट मॉसेस, पीट मॉसेस का वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीट मॉस? पीट को हम यहाँ पर एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। पीट मॉस is used as a fuel। इसका मल्टीपल एरिया में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मेकिंग ऑफ एल्कोहल, मेकिंग ऑफ अदर थिंग्स लाइक अमोनियम सल्फेट, टार, अमोनियम sulfate, plus it also help in the making of tanning materials, tanning material के बाद paraffin wax, and in the last they are also used as a dye। नेक्स्ट इसके बाद आता है स्फैग्नम। ये इसके अंदर गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ यंग सीडलिंग्स। जो छोटे सीडलिंग्स होते हैं, यानी ग्रोइंग, जिसमें प्रोट्रूशन आता है और धीरे धीरे सीड जर्मिनेट करते हैं, तो सीडलिंग्स को स्टोर करने के लिए फ्लावर को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, कोराजिव मटेरियल्स को, ग्लासेस को और अदर सब्सटेंसेस को हम जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वहाँ पर इसका स्फैग्नम का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज स्फैग्नम हैज़ गुड वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी। स्फैग्नम it have good water holding capacity। That is why it is used in the packaging of seedlings, flowers, vegetables, fruits, corrosive materials, glasses, etc. during the transportation purposes। Next point, dry clean, disinfectant। Sphagnum is used as a replacement of absorptive cotton और ऊन ड्रेसिंग। हम स्फैग्नम का इस्तेमाल ऊन की ड्रेसिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो एब्जॉर्प्शन पावर पाया जाता है वो कॉटन के कंपेयर में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन द प्लेस ऑफ कॉटन वी कैन यूज स्फैग्नम फॉर द ऊन ड्रेसिंग एज वेल। ड्राई क्लीनिंग के केस में, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा पाई जाती है, तो जो डर्ट है, जो मैल है, उसको आसानी से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। स्फैग्नॉल का इस्तेमाल एज अ एंटीबायोटिक करते हैं। स्फैग्नॉल कहाँ से निकलता है? स्फैग्नम से। स्फैग्नॉल इट इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक, राइट। इसका इस्तेमाल दवा की तरह किया जाता है। और इसको कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे निकालते हैं? दैट इज़ ड्राइव फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ पीट टार। जो पीट मास का टार होता है, उसको अगर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करें तो ये स्फैग्नॉल ये आसानी से निकाला जा सकता है। और इसका इस्तेमाल करते हैं स्किन डिजीज़ में। नेक्स्ट आता है पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम भी एक तरह का मॉस है और इसका इस्तेमाल हम मेडिसिन में करते हैं। ख़ास बात इसकी ये है कि ये बॉडी में पाए जाने वाले स्टोन को आसानी से डिज़ोल्व कर सकता है। तो पॉलीट्राइकम हैज़ एबिलिटी टू डिज़ोल्व स्टोन विच इज़ फाउंड इन द किडनी एंड गॉल ब्लैडर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख लीजिए पॉलीट्राइकम।
polytrichum is used as dissolving of stone. Used to dissolve. Use to dissolve naturally gall bladder stone एंड जो किडनी में पाए जाते हैं किडनी स्टोन राइट. तो दिस इज द यूजेस या और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स राइट.